नमस्कार। आज हम अप्रैल में 2025 के भारत पाकिस्तान तनाव पर बात करेंगे और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर पर जो भी जानकारी मिली है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास देखिए कई तरह के स्रोत हैं, लेख हैं, विश्लेषण हैं, कुछ सरकारी बयान भी हैं। तो मकसद यही है कि इनमें से जो जरूरी बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, मतलब तनाव कैसे भड़का, कौन सी अहम घटनाएं हुई और फिर उनके नतीजे क्या निकले। हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो अलग अलग बातें कही गई हैं ना स्रोतों में, उनको एक संतुलित तरीके से सामने रखें। ठीक है। तो फिर शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने शायद ये चिंगारी भड़काई। 22 अप्रैल 2025 का वो पहलगाम हमला। हाँ, पहलगाम। जानकारी ये है कि इसमें 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। ऐसा कहा गया कि धर्म पूछने के बाद। और शुरू में जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। भारत तो इसे एलईटी से जुड़ा मानता है। हाँ, हालांकि टीआरएफ ने बाद में वो दावा वापस ले लिया था, लेकिन भारत ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। बिल्कुल। भारत ने इसे सीधे सीधे सीमा पार आतंकवाद से जोड़ा और इसे वो जो होता है ना असममित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, उसके बढ़ते हुए खतरे के तौर पे देखा। असममित युद्ध मतलब जब लड़ाई बराबरी की ना हो, एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड सेना हो, दूसरी तरफ शायद छुपकर हमला करने वाले गुट जो अक्सर आसान निशानों जैसे निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाते हैं। अच्छा, और भारत ने शायद इसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश भी माना। हाँ बिल्कुल, ये भी एक एंगल था। तो इसके जवाब में फिर भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और जो जानकारी है उसके हिसाब से ये एक काफी सोची समझी, मतलब नपी तुली प्रतिक्रिया थी। हाँ, रणनीतिक। इसमें सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं थी, दूसरे कदम भी शामिल थे। फौजी मोर्चे पर क्या दावे थे? फौजी मोर्चे पर भारत ने कहा कि पाकिस्तान और पीओजेके में 9 आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए। 9 लॉन्च पैड? हाँ, और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे यूसुफ अजहर, जिन्हें भारत ढूंढ रहा था। और एक अहम बात यह भी थी कि भारत ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों तक, मतलब पंजाब, बहावलपुर जैसे इलाकों में भी सटीक हमले करने का दावा किया। ओह, अंदर तक? इसका क्या मतलब निकाला जाए? शायद संदेश ये देना था कि आतंक का स्रोत कहीं भी हो, वो निशाने पर आ सकता है। भारत की पहुंच अब सिर्फ सीमा तक नहीं है। और फिर वो हवाई जंग वाली बात भी आई। ये काफी दिलचस्प लगता है। हाँ बिल्कुल, भारत ने दावा किया कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमले किए गए। 11? हाँ, और कहा कि इससे पाकिस्तानी वायुसेना को करीब 20% नुकसान हुआ। कुछ पायलटों के मारे जाने की भी बात थी, जैसे स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ। और अपने एयर डिफेंस का भी जिक्र था। बिल्कुल, सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलें मार गिराने का दावा किया गया। इसमें भारत के अपने बनाए हुए आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम का खास तौर पर जिक्र है। आकाश तीर ये दिखाता है कि अब लड़ाई में तकनीक कितनी अहम हो गई है, खासकर ड्रोन और वो जो आप कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। हाँ, EW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मतलब दुश्मन के रेडियो कम्युनिकेशन को जैम करना या धोखा देना। भारत ने कौन से हथियार इस्तेमाल किए इसमें? स्रोतों में स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर बम और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं उनका जिक्र है। अच्छा। उधर पाकिस्तान ने भी ड्रोन इस्तेमाल किए और ऐसी भी खबरें आई कि उन्होंने भारतीय विमानों के EW सिस्टम को बाधित करने की कोशिश की। दोनों तरफ से एक दूसरे के ड्रोन गिराने के दावे भी हुए। तो ये तो हुई सैन्य कार्रवाई, लेकिन क्या सिर्फ फौजी ताकत का ही इस्तेमाल हुआ या कुछ और भी? नहीं, जैसे मैंने कहा, गैर सैन्य मोर्चे पर भी भारत ने कड़े कदम उठाए और इसमें सबसे बड़ा, सबसे अहम कदम था सिंधु जल संधि का निलंबन। सिंधु जल संधि, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ा कदम। और इसके पीछे तर्क दिया गया, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। इसके तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान की खेती, अर्थव्यवस्था काफी हद तक सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। इसके अलावा अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, व्यापार रोक दिया गया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द हुए, कलाकारों पर भी पाबंदी लगी। और वो सूचना युद्ध वाली बात, इन्फोवॉर, हाँ, वो भी चला। भारत की सरकारी एजेंसियों जैसे PIB ने, जिसे वो पाकिस्तानी दुष्प्रचार कह रहे थे, उसका खंडन किया, अपने तथ्य सामने रखे। ये भी आजकल संघर्ष का एक अहम हिस्सा बन गया है। और इस पूरे ऑपरेशन ने भारत की वो आत्मनिर्भर वाली बात को भी उजागर किया है ना, रक्षा क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल, खासकर ड्रोन तकनीक में, एयर डिफेंस में, EW में, ISRO के सैटेलाइट्स की निगरानी में क्या भूमिका रही, इसका भी जिक्र हुआ। ये सब आत्मनिर्भर इनोवेशन के उदाहरण के तौर पर पेश किए गए। लेकिन एक चिंता की बात भी उभर कर आई, परमाणु खतरा। हाँ, वो हमेशा रहता है इस तनाव में। दोनों तरफ से कुछ बयानबाजी हुई, जैसे परमाणु सिग्नलिंग कहा जा सकता है। इससे गलत अनुमान का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या परमाणु युद्ध का खतरा था?
देखिए, खतरा तो बढ़ गया था, लेकिन शायद वो मैड वाला सिद्धांत, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब अगर एक ने हमला किया तो दूसरा भी तबाह कर देगा और अंत में दोनों की तबाही। हाँ वही, शायद उस डर ने सबसे बुरे हालात को टाल दिया, लेकिन भविष्य के लिए परमाणु स्थिरता पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। भारत की तो नो फर्स्ट यूज नीति है। हाँ, आधिकारिक तौर पर, हालांकि उसमें संभावित बदलाव की अटकलें लगती रहती हैं। पाकिस्तान की ऐसी कोई स्पष्ट नो फर्स्ट यूज नीति नहीं है। ये एक बड़ा फर्क है दोनों के बीच। दुनिया भर के देशों ने इस पर क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी थी? जानकारी के मुताबिक शुरू में थोड़ी धीमी थी, मतलब एकदम से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। अच्छा। बाद में फिर अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र सबने तनाव कम करने और बातचीत की अपील की। और फिर वो संघर्ष विराम हुआ 10 मई को। हाँ, 10 मई को कहा गया कि अमेरिका ने मध्यस्थता की, पर भारत ने इससे इनकार किया। लेकिन यह संघर्ष विराम भी मतलब बहुत टिकाऊ साबित नहीं हुआ। उल्लंघन की खबरें जल्दी ही आने लगी। और इसी बीच वो अमेरिका का पाकिस्तान को MNNA दर्जा देने वाला मामला भी उठा था। हाँ, मेजर नॉन नेटो एलाय। भारत ने उस पर अपनी आपत्ति जताई थी। इस पूरे तनाव का असर क्या सिर्फ भारत पाकिस्तान तक ही रहा या आसपास के देशों पर भी पड़ा? नहीं, असल तो व्यापक था। पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, नेपाल, उनके लिए मुश्किलें बढ़ी। कैसे? सप्लाई चेन बाधित हुई, वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा। खासकर वो देश जैसे बांग्लादेश जो भारत पाकिस्तान के रास्ते व्यापार करते हैं, उन्हें दिक्कतें आईं। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर तो जाहिर है दबाव और बढ़ा होगा। बिल्कुल, व्यापार रुक गया और ऊपर से सिंधु संधि के निलंबन का खतरा, ये सब उनकी पहले से मुश्किल अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव था। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुआयामी घटना थी। इसमें सैन्य ताकत का प्रदर्शन तो था ही, लेकिन साथ ही गैर सैन्य दबाव, आर्थिक पहलू, तकनीकी क्षमता और सूचना युद्ध, इन सब का महत्व दिखा। सही कहा। और सिंधु जल संधि जैसे कदम जो उठाए गए, उनके असर शायद लंबे समय तक दिखें। संघर्ष विराम भले हो गया हो जैसा आपने कहा, लेकिन वो जो अंदरूनी तनाव है और परमाणु स्थिरता वाली चिंता, वो तो बनी हुई है। हाँ, वो चिंताएं तो हैं। ये घटना दिखाती है कि दक्षिण एशिया में अब युद्ध का स्वरूप कैसे बदल रहा है, तकनीक का रोल कितना बढ़ गया है। तो यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने को। बिल्कुल। कि जैसे जैसे भविष्य में इस तरह के तकनीक रूप से उन्नत संघर्ष बढ़ सकते हैं, तो दक्षिण एशिया में स्थायी शांति बनाए रखने के लिए हमें किस तरह के नए कूटनीतिक तरीकों या तनाव घटाने वाले उपायों की जरूरत पड़ेगी? ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना होगा। अच्छा, तो आज हम जरा बात कर रहे हैं अप्रैल-मई 2025 के उन वाकयात की जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। जी, वो वाकया जिसने काफी, आप कहें, कशीदगी बढ़ा दी थी। बिल्कुल। तो हमारे पास जो मालूमात हैं, उनकी बुनियाद पर इसके अहम पहलू, फौजी और गैर फौजी इक़दामात और क्या सबक सीखे जा सकते हैं, इस पर गौर करते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी सरहदी झड़प नहीं थी। इससे हमें, आप देखें, जदीद जंगी टेक्नोलॉजी, फिर वो जोहरी खतरात और खित्ते में ताकत का जो तवाजुन बदल रहा है, उस सब पर रोशनी पड़ती है। तो आइए जरा तफसील में जाते हैं। तो कहानी शुरू हुई 22 अप्रैल 2025 को। पहलगाम में एक दहशतगर्द हमला हुआ। इत्तलात के मुताबिक 26 भारतीय सयाह मारे गए। जी, और भारत ने इसका इल्जाम फौरन वो लश्कर तैयबा के एक मुबैना प्रॉक्सी ग्रुप दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF पर लगा दिया। ठीक। और फिर इसके जवाब में 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। बिल्कुल। और जो मकासद बताए गए वो थे दहशतगर्दी के खतरात को खत्म करना, पाकिस्तान की तरफ से किसी भी जारियत को रोकना और भारत की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसका एक तरह से मुजाहरा करना। और ये नाम संदूर, इसकी भी एक अलामती अहमियत बताई गई थी पहलगाम मुतासरीन के हवाले से। जी हाँ। फिर भारत की तरफ से बड़े फौजी दावे सामने आए। कहा गया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर यानी POJK में 9 दहशतगर्द लॉन्च पैड्स तबाह किए और 100 से ज्यादा दहशतगर्दों की हलाकत का भी दावा था, जिसमें यूसुफ अजहर जैसे कुछ अहम नाम भी शामिल बताए गए। यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर तक फौजी हमलों की बात हुई, पंजाब, बहावलपुर के इलाकों तक। जी। और ये भी दावा था कि 11 पाकिस्तानी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, जिससे उनके मुताबिक PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के तकरीबन 20% असासे तबाह हुए और एक स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी हलाक हुए।
ये तो काफी बड़े दावे थे। बिल्कुल, और इन दावों के साथ ही जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात बहुत अहम है। जराए बताते हैं कि राफेल जेट तैयारे इस्तेमाल हुए, फिर वो स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो लंबी रेंज के हैं। हाँ, और हैमर गाइडेड बमों का भी जिक्र था। जी, स्कैल्प जैसे हथियारों से भारत को ये सलाहियत मिली कि वो पाकिस्तानी फिजाई दिफा से बचते हुए काफी अंदर तक आदाफ को निशाना बना सके। ये पहले के मुकाबले में एक, आप कह लें, बड़ी पेशरफ्त थी। और वो इस्राएली इश्तराक से बने ड्रोन्स? हाँ, स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, यानी वो खुदकुश ड्रोन्स, उनका भी जिक्र मिलता है। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ फौजी महाज तक तो नहीं रही। एक बहुत बड़ा गैर फौजी कदम था सिंध तास मुआहिदा, यानी IWT की मुअत्तली। ओहो हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। भारत ने उसे सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे से जोड़ दिया, और नारा क्या था? खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये नारा काफी मशहूर हुआ। इसके अलावा अटारी वाघा सरहद बंद कर दी गई, तिजारत मुअत्तल, पाकिस्तानी शहरियों के वीजे मंसूख, मतलब सिफारती सतह पर भी दबाव डाला गया। देखें, IWT की मुअत्तली सिर्फ एक सिफारती कदम नहीं है, इसके पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत पर बहुत बहुत संगीन असरात हो सकते हैं। ये मुमकिना तौर पर सही, और ये जंग की तारीफ को भी बदलता है, मतलब फौजी दायरे से निकालकर वसाइल पर कंट्रोल तक ले जाता है। क्या ये मुस्तकबिल के लिए एक इशारा है? हो सकता है, और शायद भारत इसे जम्मू कश्मीर में पानी के वसाइल पर अपना कंट्रोल बढ़ाने का एक मौका भी समझ रहा हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाइयों के दावे किए, कहा कि कई भारतीय तैयारे मार गिराए जिनमें राफेल भी शामिल था। जी, और कुछ इत्तलात ऐसी भी आईं गैर मुसद्दका ज़राए से या कुछ बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स में कि फ्रांसीसी और अमेरिकी हुकाम ने कम अज़ कम एक राफेल और एक रूसी सख्ता तैयारे के नुकसान की तस्दीक की, लेकिन ये मालूमात मुतज़ाद हैं। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि भारतीय हमलों से शहरी हलाकतें हुई, कम से कम 31, और मसाजिद को भी नुकसान पहुंचा। जी, ये इल्जामात भी लगाए गए। ये पूरा तनाज़ा असल में जदीद जंग के कई नए पहलू सामने लाया। जैसे कि देखें, ड्रोन्स का इस्तेमाल तो बेतहाशा था दोनों तरफ से, फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW सिस्टम्स का इस्तेमाल, साइबर हमले, और वो AI वाली बात, मसनूई ज़हानत। बिल्कुल, AI पर मबनी निगरानी। भारत ने इसे अपनी दिफाई पैदावार में आत्मनिर्भर इनोवेशन यानी खुद इन्हिसारी की कामयाबी के तौर पर भी पेश किया, और इसरो के सैटेलाइट्स का किरदार भी अहम बताया गया निगरानी में। जौहरी पहलू पर भी बात हुई, वो कितना संगीन था? देखें, वो बाहिमी यकीनी तबाही यानी MED का नजरिया तो अपनी जगह मौजूद रहा। मतलब ये कि दोनों तरफ इतनी सलाहियत है कि जंग शुरू हो तो दोनों मुकम्मल तबाह हो सकते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन फिर भी दोनों तरफ से जौहरी इशारे दिए गए, जिससे गलत फहमी का खतरा बहुत बढ़ गया। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर भी कुछ सवालात उठे। इशारे मिले कि शायद उस पर नजरसानी हो रही है, जबकि पाकिस्तान तो नो फर्स्ट यूज कहता ही नहीं है। नहीं, पाकिस्तान की पॉलिसी ये नहीं है। वो टैक्टिकल यानी छोटे जौहरी हथियार पहले इस्तेमाल करने का हक महफूज रखता है, तो खतरा तो बढ़ गया था। फिर जंग बंदी कैसे हुई? आखिरकार बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ा। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस, चीन, सब ने जोर डाला, और 10 मई 2025 को अमेरिका की सालिसी में जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। लेकिन जाहिर है सूरत हाल नाजुक ही रही। इस पूरे वाक़े के असरात तो शायद ज्यादा वसी थे। यकीनन इसने जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते हुए किरदार को मजीद वाज़े किया। अमेरिका की पॉलिसी में जो तजादात हैं वो भी सामने आए, जैसे पाकिस्तान का MN स्टेटस बरकरार रखना। पड़ोसी ममालिक पर भी असर पड़ा होगा? जी, श्रीलंका, नेपाल जैसे ममालिक पर भी असरात मुरत्तब हुए, और आलमी सप्लाई चेन्स में भी खलल का अंदेशा पैदा हुआ। और एक और महवाज जो बहुत गर्म रहा वो था मालूमात और नफ्सियाती जंग का। ओह हाँ, बिल्कुल। मीडिया पर कौम परस्ती का गलबा, गलत मालूमात का फैलाव, सोशल मीडिया का किरदार, ये सब बहुत नुमाया था। दोनों तरफ से अपने बयानिए को मजबूत करने की भरपूर कोशिशें हुई। तो अगर हम समेटें तो ये वाकयात सिर्फ एक फौजी टकराव नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जदीद जंग की बदलती हुई नौइयत को जाहिर करते हैं। टेक्नोलॉजी का कितना अहम बल्कि फैसलाकुन किरदार हो सकता है। फौजी और गैर फौजी हरबों का मिलाप, और जनूबी एशिया में ताकत का जो एक नाजुक तवाजुन है, उसकी पेचीदगी को भी ये सामने लाते हैं। और आखिर में एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे, क्या मुस्तकबिल में ये जो गैर फौजी माशी दबाव वाले हरबे हैं, जैसे सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली
ये रवायती फौजी ताकत से ज्यादा मौसर हो सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। और क्या ये खित्ते में वसाइल यानी पानी जैसे वसाइल पर मबनी तनाजुआत के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर का आगाज तो नहीं? इस पर गौर करना होगा। सत श्री अकाल। हाँ जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 2025 ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ। हाँ जी। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ। हाँ जी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਖ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ बिल्कुल। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਬਕ ਸਮਝਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ TRF ਨੂੰ, ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ LET ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖੌਟਾ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ, ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਕਸਦ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। TRF ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ LET ਦੀ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਆਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, 7 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ POJK ਵਿੱਚ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, JM ਤੇ LHE ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਸਕੈਲਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਮਰ ਬੰਬ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਵੀ ਕਾਮਿਕਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਹੈਰੋਪ ਡਰੋਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। LOC ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ? ਹਾਂ, ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ, ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦਨ ਅਲ ਮਰਸੂਸ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ। 300-400 ਭਾਰਤੀ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ। 300-400? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਡਰੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ, EW ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜੈਮ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ। ਤੇ ਉਹ AI ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ, AI ਪਾਵਰਡ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹਮਲਾ ਸਮਰਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮਿਕਾਜ਼ੇ ਡਰੋਨ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਬੰਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ, ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ MAD ਯਾਨੀ ਆਪਸੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, NFU। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ TNWs ਵੀ ਨੇ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ,
10 ਮਹੀਨੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ, ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ LOC ਤੇ ਤਣਾਅ, ਛੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ, ਘੁਸਪੈਠ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਡਰੋਨ, ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ MNA ਦਰਜਾ, ਉਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਅਹਿਮ, ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤਣਾਅ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਡਰੋਨ, ਸਾਈਬਰ, AI, ਇਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Welcome to the Deep Dive. Today we're digging into something recent, very significant in a conflict that's been going on for ages. India and Pakistan. That's right, we're focusing on Operation Sindoor. This was India's response back in May 2025 following a really terrible terror attack. Yeah, and our goal here is to sort of unpack what happened, maybe understand the drivers behind it and, the ripple effects. And it's important to mention up front, the information we're working with largely comes from Indian sources. Yeah. We'll definitely mention Pakistani claims where they pop up in the material, but just so you know the landscape. Absolutely. Okay, let's dive right in. So, the trigger event, April 22nd, 2025. Yeah, the Pahalgam attack. Just awful. Happened in Jammu and Kashmir, and tragically, 26 Indian tourists were killed. And almost immediately, a group called the Resistance Front, TRF, they claim they did it. Right. And the TRF, well, they're allegedly linked to Lashkar-e-Taiba, Lati, the group behind the 2008 Mumbai attacks and others, based in Pakistan. But then did they take back the claim pretty quickly? They did. They retracted it. But India's position is that the first claim was real. They believe the withdrawal was just a tactic, plausible deniability, trying to avoid blame internationally. And India says they have proof. Intercepted calls, things like that. Yeah, they mentioned intercepted communications and also forensic evidence, specifically pointing to rifles made in Pakistan found at the scene, linking it back to the TRF. So this Pahalgam attack, that was pretty much the direct spark for Operation Sindoor, which kicked off May 7th. Exactly. India laid out its goals pretty clearly. They said it was about neutralizing terrorist threats coming from across the border, deterring more aggression from Pakistan, and fundamentally making a statement about their zero-tolerance policy on terrorism. And this Operation Sindoor, it wasn't just one thing, was it? It was a mix of military and other kinds of pressure. Definitely multi-pronged. On the military side, India reported taking out, I think it was 9 major terror launch pads. These were in Pakistan itself and also in POJK, Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Right, POJK being the part administered by Pakistan. Yeah. And they named specific groups. Yes, they targeted groups like Lati, Jaish-e-Mohammed, Hizbul Mujahideen. So quite specific, aiming at established networks. India also claimed quite a high number of terrorists neutralized, over 100. Including some pretty big names. That's what the reports claimed. People like Yusuf Azhar, apparently linked to that IC-814 hijacking years ago, Abdul Malik Rauf, Mudassir Ahmad, who was supposedly connected to the Pulwama attack. So yeah, targeting specific individuals with known histories. And it wasn't just near the border, right? They mentioned strikes deeper inside Pakistan. That's a key point. They specifically mentioned Punjab province, Bahawalpur. The message seemed to be, look, even if it starts there, deep inside, neither the line of control nor Pakistani territory itself is off limits. A real shift in posture. Then things seemed to escalate further, with claims of airstrikes on Pakistani air bases. 11 of them. That was the Indian claim, yes. And quite substantial claims, destroying maybe 20% of Pakistan's Air Force assets, even naming a Pakistani squadron leader, Usman Yusuf, as a casualty.
But Pakistan's story was different there. Something about drones. Right. Pakistan countered that India mostly used drones and these loitering munitions, not necessarily full-scale airstrikes in the way India described. It's tricky, isn't it? With mostly one-side sources getting independent confirmation on the exact scale, the damage, the casualties. It's tough. It really is. The India reports offer a lot of detail, suggesting something significant happened, but Pakistan's counterclaims just underscore how contested the narrative becomes in these conflicts. You get these information battles. And the air itself was busy. India claimed shooting down hundreds of Pakistani drones and missiles, sort of flexing their air defense muscles. While Pakistan claimed they shot down Indian drones too, I think the number they gave was 25. Whatever the real numbers, clearly a lot going on in the skies. And India emphasized this was a combined effort. Army, Navy, Air Force. Yeah, a tri-service operation. That suggests quite a bit of planning and coordination. They also specifically mentioned using SCALP cruise missiles launched from Rafale jets. SCALP, that's the Storm Shadow missile, right? Used elsewhere. Exactly. Seen in Iraq, Libya, Syria, and recently supplied to Ukraine. Long-range precision strike capability. So using that kind of weapon, it suggests wanting to hit high-value targets deep inside, maybe without risking pilots as much, and sending a tech message too. Precisely. It demonstrates capability. But Operation Sindoor, as we said, wasn't just military. The non-military side was, frankly, quite dramatic. You mean the Indus Waters Treaty? That was the big one, suspending it. India called it a decisive move and tied it directly to Pakistan stopping support for cross-border terrorism. Water politics isn't new here, but this direct linkage was, well, a major escalation. Huge economic leverage, potentially, given Pakistan's reliance on the Indus system, and India probably sees benefits for its own water management in J&K too. Absolutely. And that phrase they used, blood and water cannot flow together. Very stark, very powerful language. Really is. It shows the depth of feeling, but also raises questions about, the long-term practicality. Beyond the treaty, India shut the Attari-Wagah border crossing, stopped all bilateral trade, pulled visas for Pakistanis in India, banned artists, cultural exchanges, really aiming for isolation. Economically and culturally, yeah. Diplomatically, too, they kicked out Pakistan's defense advisors from the High Commission in Delhi, declared them persona non grata, cut down staff numbers significantly, strong signals. And then there's the less visible stuff, information warfare. Right. The sources mention India using strategic policy-making, information dominance, and psychological operations, basically fighting the narrative war. Which Pakistan pushed back on, claiming India was spreading disinformation. False attacks, exaggerated damage. Predictably, yes. In India's Press Information Bureau, the PIBA was actively trying to debunk those Pakistani claims. It's that constant battle for perception. Psychological ops could mean anything from releasing specific info at key times to, well, influencing how the other side thinks. Sun Tzu talked about deception ages ago. It's not new. This operation also really seemed to highlight technology's role, didn't it? Especially electronic warfare and drones. Oh, absolutely. EW and drones were central. India used systems like Samyukta, Himshakti, and the Spectra suite on their Rafales. Think of it as fighting for control over radio waves, radar signals. Jamming radar to blind the enemy, basically. Exactly. Disrupting communications, surveillance. It's about who can see and talk electronically while stopping the other side from doing the same. And Pakistan has its own EW gear. They reportedly caused some disruption to Indian aircraft. They do. Systems like the DWL-002, Chinese GPS jammers, reports suggested they did cause some issues, showing it was a two-way street in the electronic domain. And drones. Just drones everywhere, it seems. Pretty much. Both sides use them extensively. Surveillance, finding targets, carrying out precision strikes with those loitering munitions we mentioned. It really points to how future conflicts in the region might look. Which brings us, inevitably, to the nuclear question, always hanging over India-Pakistan tensions. What did this episode tell us about that stability? Well, the good news, if you can call it that, is that mutually assured destruction MAD seems to still hold. Both sides understand just how catastrophic nuclear war would be. So the nukes are still primarily deterrents. But the sources suggested stability might weaken. Maybe in the next few years. Why? Several potential factors. Maybe shifts in doctrine in India, possibly reconsidering its no first use pledge, or Pakistan sticking to its more ambiguous stance. That uncertainty itself can be destabilizing. And specific scenarios could trigger escalation. Yeah, things like
a major Indian conventional attack threatening Pakistani cities, or large-scale air attacks hitting command centers, even potentially a breakdown of government control in Pakistan. Miscalculation is always a risk too, or worse, some militant group trying a false flag attack to deliberately spark a bigger war. And we should remember the policy difference. India has declared no first use, though with caveats for chemical biological attacks. Right, whereas Pakistan has no formal NFU policy and has developed those tactical nuclear weapons. That suggests they might see a role for nukes earlier in a conventional fight. It's a key difference in strategic thinking. Okay, zooming out a bit, what were the wider ripples? Regionally, internationally? Well, internationally, that U.S. designation of Pakistan as a major non-NATO ally, the MNNA status, it remains a sore point for India. They see it as undermining counter-terror efforts, given their allegations against Pakistan. Kind of sends mixed messages from India's perspective. And within South Asia, Yes. the neighbors. It puts countries like Sri Lanka, Nepal, even the Maldives in a tough spot. Trying to stay neutral when the two big neighbors are tense, plus dealing with other influences like China's growing role. It's a tricky balancing act for them. You mentioned economic consequences earlier. Seems like those could spread beyond just India and Pakistan. For sure. Beyond the direct impact of the trade halt and the Indus Treaty issue, instability like this worries global supply chains. Think about textiles, pharmaceuticals, IT services sectors, where both countries and neighbors like Bangladesh relying on transit routes play a role. Energy markets, commodity prices could get jittery. And investment. Risky territory, presumably. Generally, yes. Uncertainty isn't great for markets, although defense contractors might see an upside. You might also see volatility in things like gold or uranium prices, but long term, if things ever stabilized, there could be reconstruction opportunities, though that seems far off now. Did the international community try to step in? UN? Other powers? Yeah, there were the usual calls for restraint. The UN Secretary General, the US, EU, Russia, China all urged dialogue. The US actually helped broker a ceasefire around May 10th. But that didn't hold. Apparently it was violated pretty quickly, which just shows how fragile things were. The sources also made a point about India's defense industry, this idea of Atmanirbhar self-reliance. How did that play out here? Operation Sindoor definitely showcased India's progress there, especially in drones, air defense systems, electronic warfare areas where they've been investing heavily in domestic production. Their defense production and exports have been growing, right? Significantly. And they have ambitious targets to grow even more. The operation also highlighted the role of their own ISRO satellites for surveillance and monitoring, another aspect of that self-reliance push. And just to provide context, this isn't happening in a vacuum. There's a long, complex history here. Absolutely essential to remember. It goes back to the 1947 partition, the whole Kashmir dispute. You've had major war 65, 71, the Simla Agreement, then both getting nuclear weapons in 74 and 98. And more recently, India changing Article 370's status for Jammu and Kashmir in 2019, which really angered Pakistan. Exactly. All of that forms the backdrop to events like Operation Sindoor. One slightly random thing mentioned was a film, The Diplomat. Came out around the same time. Yeah, released in cinemas in March 2025, then hit streaming in May, right when this was all unfolding. It's apparently a thriller based on a true story about an Indian woman in Pakistan. So probably not directly related, but the timing meant it likely tapped into the national mood in India. You'd imagine so, yeah. Reinforcing certain narratives about the relationship, perhaps just by coincidence of timing. Okay, so summing up this deep dive. Operation Sindoor, May 2025. A major event. Triggered by that awful Pahalgam attack, India responds with military force, including those deeper strikes, and crucially these big non-military levers like suspending the Indus Waters Treaty. It really felt like an escalation, a new level of willingness from India to use different kinds of pressure, and technologically it showed how important electronic warfare and drones have become. All happening, of course, under that ever-present nuclear shadow, even if MAD seems to be holding for now. So we're left with a lot of questions, aren't we? That ceasefire was shaky from the start. What does this mean for stability in the long run? Where does the India-Pakistan relationship go from here? It feels like a really precarious moment. It does. And what role will other countries play? Can they help de-escalate, or will external influences complicate things further? It's definitely a situation that needs watching very, very closely. The potential consequences are just immense.